हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। तो इस चैप्टर का हमारा ये वीडियो नंबर 9 है। पहले के 8 वीडियोस में हमने क्या क्या स्टडी किया है उसके लिए मैंने आपको एक प्लेलिस्ट दी हुई है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए अब हम बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के मेन प्रोविजंस के। कौन कौन से मुख्य प्रावधान हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में आते हैं। तो अगर कोई भी कंज्यूमर, कोई भी कस्टमर इस एक्ट के प्रोविजंस का बेनिफिट लेना चाहता है तो उसको क्या करना होगा। जो भी मेन प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस को पहले जान लेना उसके लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि कंज्यूमर का मीनिंग क्या है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम कंज्यूमर का मीनिंग अपनी लैंग्वेज में ले लें, पर हमको क्या करना है, कंज्यूमर का मीनिंग एज इट इज समझना है, जैसा मीनिंग हमको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में दिया हुआ है। इसके बाद हम ये जानेंगे कि ग्राउंड फॉर कंप्लेन, कंप्लेन करने का क्या आधार है, कंप्लेन किस किस वजह से की जा सकती है। 5 बातें हमने सेकंड टॉपिक के अंडर में स्टडी करनी है। इसके बाद हम ये स्टडी करेंगे कि 3 टायर जुडिशियल मशीनरी क्या है। जैसे कि मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में बताया था, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन। तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे कंप्लेंट डिस्पोजल पीरियड। कंप्लेन को कैसे समाधान किया जाएगा, कंप्लेन को कैसे निपटाया जाएगा। फिर हम बात करेंगे हु कैन फाइल कंप्लेन, कंप्लेन कौन फाइल कर सकता है, किस किस के पास ये अधिकार है कि कंप्लेन फाइल की जा सके। फिर बात आएगी अगेंस्ट वूम कैन बी कंप्लेंट बी फाइल्ड, कंप्लेन किस किस के अगेंस्ट फाइल की जा सकती है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि कंप्लेन की फीस, अगर कोई कंज्यूमर कंप्लेन करना चाहता है तो उसकी फीस क्या होगी। ये टॉपिक हम टॉपिक नंबर 7 डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि रिलीफ रेमेडीज फॉर कंज्यूमर्स, कंज्यूमर को क्या रिलीफ मिलने वाला है, क्या समाधान मिलने वाला है। इस टॉपिक के अंडर में हमने छोटी छोटी 9 बातें, 9 छोटी छोटी बातें हमने डिस्कस करनी है। तो इन सारी बातों को जान लेने के बाद आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का बेनिफिट ले सकते हो। तो आइए हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग कंज्यूमर का मीनिंग क्या है, कंज्यूमर का अर्थ क्या है, किसको हम कंज्यूमर उपभोक्ता कह सकते हैं। तो उपभोक्ता का अर्थ, उपभोक्ता का मीनिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग क्या है। ही बाइज गुड्स और हायर सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन, हर वो व्यक्ति जो गुड्स या सर्विसेज को खरीदता है एक कंसिडरेशन के बदले। मान लो मैंने किसी को पैसा दिया या पैसा देने का मैंने प्रॉमिस किया, या आधा पैसा दिया और आधा पैसा देने का प्रॉमिस किया, तो डेफिनेटली एक कंसिडरेशन तो है, बदले में मैंने क्या लिया, गुड्स या सर्विसेज। तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर कहेंगे। पर इसके अंदर हमने उस पर्सन को इंक्लूड नहीं करना है जो प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदता है दोबारा बेचने के पर्पज में या कॉमर्शियल पर्पज के लिए खरीदता है। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक ऐसा पर्सन जो प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदेगा खुद के लिए, पर वो दोबारा सेल करने के पर्पज के लिए नहीं हो सकती, कॉमर्शियल पर्पज के लिए वो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। मतलब वो गुड्स या सर्विसेज होनी चाहिए फॉर पर्सनल यूज और टू अर्न हिज लाइवहुड बाय मींस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। या तो वो गुड्स और सर्विसेज खुद के लिए यूज करेगा या अपनी आजीविका को चलाने के लिए। फॉर एग्जांपल हम एक डॉक्टर का एग्जांपल लेते हैं। डॉक्टर ने क्या किया, सीटी स्कैन की मशीन हॉस्पिटल में लगाई। किस लिए लगाई, ताकि वो उसको यूज करेगा कस्टमर्स के लिए, पेशेंट्स के ऊपर उसको अप्लाई करेगा। एक्सरे की मशीन लगाता है, किस लिए, ताकि पेशेंट्स का एक्सरे कर सके, पर मशीन को अल्टीमेटली वो डॉक्टर खुद ही यूज कर रहा है। इसी तरह से मान लो डॉक्टर्स की स्लिप मेंटेन रखने के लिए डॉक्टर ने क्या किया, पेशेंट्स का डाटा मेंटेन करने के लिए ऑफिस के अंदर एक लैपटॉप रखा हुआ है। तो लैपटॉप आजीविका कमाने का एक साधन है, पर यूज वो खुद ही कर रहा है उसको। तो डेफिनेटली तो हम डॉक्टर को भी यहां पर क्या कहेंगे, एक कंज्यूमर ही कहेंगे। तो द कंसिडरेशन में बी पेड प्रोमिस्ड या पार्शियली पेड एंड द पार्शियली प्रोमिस्ड। हम कह सकते हैं कि जो कंसिडरेशन हमने देनी है, हो सकता है कि हमने पूरी की पूरी पेमेंट
देने का प्रॉमिस किया हो या कुछ पेमेंट कर दी हो, बाकी का प्रॉमिस भी कर दिया हो, तो कंसिडरेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग कुछ अमेंडमेंट्स अभी कर दी गई हैं। कंज्यूमर एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है, चाहे वो ऑनलाइन परचेज करे चाहे वो ऑफलाइन परचेज करे। आजकल आपको पता है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग का जमाना आ गया, हर कोई ऑनलाइन खरीदने में लगा हुआ है और कहीं ना कहीं ऑनलाइन लोगों को प्रोडक्ट परचेज करने में सर्विसेज के अंदर भी धोखा हो ही जाता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिप्लेस कर दिया गया है, उसकी जगह पर आ गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन परचेज करने वालों को भी कंज्यूमर का ही दर्जा दिया गया है। अब चाहे वो टेली शॉपिंग के थ्रू परचेज करे, चाहे डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू परचेज करे या मल्टी लेवल मार्केटिंग के थ्रू प्रोडक्ट या सर्विसेज को उसका बेनिफिट लेता है, तो उस पर्सन को भी हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर कहेंगे। तो अभी हमने क्या करना है, जो हमारा करंट एग्जाम का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हमने जो डेफिनेशन देनी है वो यही देनी है, क्योंकि ये डेफिनेशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अभी तक बुक्स में अपडेट नहीं किया गया है। तो ये हुआ हमारा कंज्यूमर का मीनिंग, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम में अगर आता है तो यही डेफिनेशन कंज्यूमर की हमको लिखनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कंप्लेन करने का क्या आधार होता है। 5 छोटे छोटे टॉपिक है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि बिजनेस स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेली रूटीन की लाइफ में भी हमको पता होना चाहिए कि हम कंप्लेन कौन कौन से बेस पे कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर को हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।